नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है जैव ऊर्जा। सबसे पहले हम ऊर्जा के स्रोतों की बात करते हैं कि जैसे जैसे मानव की आबादी बढ़ती गई उसके जीवन स्तर में सुधार आता गया, और जब जीवन स्तर में सुधार आया तो उस परिस्थिति में ऊर्जा की खपत बढ़ती चली गई। ऊर्जा की खपत में सबसे ज़्यादा योगदान अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों का रहा। एक के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो वैश्विक स्तर पर जो औद्योगिक इकाई है उनमें ऊर्जा की आपूर्ति सबसे अधिक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होती है। कितनी होती है? लगभग 82% जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है वह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होती है। और उन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में भी सबसे अधिक 76% जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है वो जीवाश्म ईंधन से होती है। 76% जीवाश्म ईंधन से हो रही है और सबसे अधिक हो रही है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 18% ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अनवीकरणीय से होती है 82% ऊर्जा की आपूर्ति, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होती है 18% ऊर्जा की आपूर्ति। और इन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से भी सबसे अधिक जीवाश्म ईंधन से होती है। जीवाश्म ईंधन से होती है और जीवाश्म ईंधन से 76% ऊर्जा की आपूर्ति होती है। कितने की होती है? 76% ऊर्जा की आपूर्ति। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसा नाम है अनवीकरणीय, अर्थात जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब जो पुनर्निर्मित नहीं हो सकती। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इनकी प्रकृति में जो मात्रा है वो निश्चित है और एक स्थिति ये हो जाएगी कि एक दिन ये समाप्त हो जाएगी, अर्थात समाप्त होने के कगार पर। वापस समझेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? वे ऊर्जा स्रोत जिनकी मात्रा सीमित है और वे कभी भी समाप्त हो सकते हैं, अर्थात समाप्त होने के कगार पर है, जिनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, अर्थात जीवाश्म ईंधन का अधिक योगदान है। और ये ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल धीरे धीरे इनकी खपत इतनी अधिक बढ़ गई कि इनके जो भंडार सीमित हैं वो एक दिन ये समाप्त हो सकते हैं, यानी समाप्त होने के कगार पर। परिभाषा देखेंगे क्या है? वे स्रोत जिनकी मात्रा निश्चित है तथा धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर, यानी जब मात्रा निश्चित है और अगर उपयोग किया जा रहा है तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि एक दिन समाप्त हो सकता है, अर्थात समाप्त होने के कगार पर है, जिनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है, जिनको पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। जैसे हम कोयले की बात करें तो कोयले को पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता, तो पुनर्निर्माण संभव नहीं है। अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है अनवीकरणीय का मतलब नवीनीकरण संभव नहीं है, अर्थात पुनः बनाना संभव नहीं है। यदि हम कोयला पुनः बनाना चाहें तो क्या बन सकता है? नहीं। पेट्रोल या डीजल पुनः बनाना चाहें हम तो क्या बन सकता है? नहीं। प्राकृतिक गैस ये भी नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब यह है कि अनवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, उनकी मात्रा निश्चित है और इनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। और आज के समय में सबसे ज़्यादा, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जा रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का किया जा रहा है, क्योंकि इससे लगभग 82% ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। और उन 82% में भी जो जीवाश्म ईंधन है उनसे सर्वाधिक 76% ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, और लगभग 6% की नाभिकीय जो रिएक्टर है उनसे की जाती है। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय यानी जिनका नवीनीकरण संभव है, अर्थात वे स्रोत
प्रकृति में मात्रा असीमित है, अनिश्चित है, साथ साथ जिनका पुनर्निर्माण संभव है। ऊपर तो पुनर्निर्माण नहीं हो रहा था अनवीकरणीय में, नवीकरणीय में क्या होता है कि इनका पुनर्निर्माण संभव है तथा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, यानी जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये प्रकृति में विद्यमान रहेंगे। ठीक है, तो अनवीकरणीय स्रोत हैं जो कभी भी समाप्त होने के कगार पर नहीं है, यानी कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये तो क्या था, ऊर्जा के स्रोत के प्रकार में अनवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, मात्रा निश्चित है। नवीकरणीय है वो क्या है कि इनकी मात्रा कैसी है, असीमित है, पुनर्निर्माण संभव है, कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, अर्थात ब्रह्मांड में जब तक सूर्य है, सौरमंडल में सूर्य है, तब तक सौर ऊर्जा यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती रहेगी और उन किरणों का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। पवन ऊर्जा, यानी जब तक सृष्टि है तब तक पवन ऊर्जा रहेगी। पवन जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पवन ऊर्जा भी एक ऐसा स्रोत है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। ज्वारीय ऊर्जा में जैसे सागर के जल से उत्पन्न ऊर्जा, समुद्रों के जल से उत्पन्न ऊर्जा, अर्थात समुद्र में जो ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र के पानी के उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। पानी के उस उतार और चढ़ाव के कारण जो लहरें उत्पन्न होती हैं उन लहरों का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो समुद्र का जल भी समाप्त नहीं होगा, और समाप्त जब नहीं होगा तो उस जल से ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। जैव ऊर्जा, यानी जो जैविक स्रोत है उनसे उत्पन्न ऊर्जा भी समाप्त नहीं होगी। तो कैसे स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, दोनों में अंतर यह है कि ये तो समाप्त हो सकता है नवीकरणीय, और नवीकरणीय समाप्त नहीं हो सकते। समाप्त क्यों हो सकता है, क्योंकि उनकी मात्रा सीमित है। ये समाप्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनकी मात्रा सीमित नहीं है, असीमित है। ठीक है, उनका पुनर्निर्माण संभव नहीं, इनका पुनर्निर्माण संभव है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन दे देता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखिए, तो आपको 2-3 अंतर लिख सकते हैं। उसमें क्या क्या अंतर लिखना है आपको कि एक तो अनवीकरणीय है, उनके स्रोत है, उनकी मात्रा निश्चित है, इनकी मात्रा निश्चित नहीं है। ठीक है, वो समाप्त होने के कगार पर ये कभी समाप्त नहीं होंगे, उनका पुनर्निर्माण नहीं संभव नहीं है, इनका पुनर्निर्माण संभव ही अंतर होगा। हम इस पाठ में केवल जैव ऊर्जा स्रोतों का ही अध्ययन करेंगे, इसलिए हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है जैव ऊर्जा, यानी बायो एनर्जी। क्या है, बायो एनर्जी। पाठ का नाम जैव ऊर्जा है। इस पाठ में हम जैव ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। बायो एनर्जी यानी जीवों से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैव ऊर्जा क्या है, जैव भार अथवा जैविक स्रोत से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा। जैविक स्रोत यानी किसी भी प्रकार से के जो सजीव है उन सजीवों से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है, वो कहलाएगी जैविक ऊर्जा। क्या कहलाएगी, जैविक ऊर्जा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैव भार। एक वर्ड आया था यहाँ, जैव। सामान्यतः जैव भार क्या होता है, पौधे का शुष्क भार होता है। जैव भार में क्या होता है कि जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद उन पादपों का उपयोग सभी जीवों के रूप में, सभी जीवों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है भोजन के रूप में। यानी हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, स्वयंपोषी है। बाकी जो जीव है वो क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में उन पादपों का या उनके उत्पादों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा, या फिर हम ये कहेंगे कि संपूर्ण सजीव जगत द्वारा उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ को जैव भार कहते हैं। एक सीधी सी परिभाषा क्या है, या तो हम ये कह सकते हैं पौधे का शुष्क भाग, या फिर हम कह सकते हैं संपूर्ण सजीव जगत द्वारा उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ। वहां भी क्या करते हैं, पौधे कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो संपूर्ण सजीव जगत द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होता है उसे जैव भार कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव भार। जैव भार का
विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे इसी टॉपिक में। इसी पार्ट में हमारा जो टॉपिक आएगा जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, उनमें पहला जो टॉपिक आएगा जैव भारत है, उसका हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है कि प्रत्येक जो सजीव होता है उस सजीव के द्वारा कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा का उपयोग जैव ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नवीकरणीय जैव ऊर्जा के उपयोगी लक्षण। यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है, जैव ऊर्जा के स्रोत है नवीकरणीय, उनके उपयोगी लक्षण क्या क्या है? ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे जैव ऊर्जा का उपयोग करना बहुत ही सहज है, सुलभ है, आसान है, यानी अच्छा माना जाता है। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं? इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नवीकरणीय जैव ऊर्जा के क्या लक्षण होने चाहिए। यह सस्ती, नवीकरणीय तथा स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जा सके। एक तो ये है कि नवीकरणीय जब ऊर्जा स्रोत को हम उत्पन्न करें, यानी मान लो कि हम सौर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो उस सौर ऊर्जा को जब हम उत्पन्न करते हैं तो सौर ऊर्जा उत्पन्न करने में जो खर्चा है कम से कम आए, यानी सस्ता होना चाहिए। ऊर्जा उत्पन्न करने का जो खर्चा है कम हो तो सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा नवीकरणीय अर्थात जिनका पुनर्निर्माण संभव। नवीकरणीय मतलब जिनका पुनर्निर्माण संभव। ऐसा नहीं है एक बार हम उपयोग में ले लेते हैं, पैसा खर्च करके उस स्रोत को निर्मित कर लेते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। एक समय ऐसा है कि ऊर्जा स्रोत काम करना बंद कर दे या ऊर्जा के लिए जो आवश्यक सामग्री प्राप्त होती है वो समाप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं हो। नवीकरणीय की सामग्री हमें समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। तो पहला तो यह सस्ती हो, नवीकरणीय हो तथा स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जा सके, यानी जहाँ भी हम इसको उत्पन्न करना चाहे वो उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो सौर ऊर्जा की जरूरत है, तो उस सौर ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, हमारे मकान की जो छत है उस पर सौर पैनल लगा के घर ही उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बिजली घर से लाइट आती है और उस लाइट को दूर से लाया जाता है कहाँ तक, घरों तक, तो ऐसा नहीं है। स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जा सके, जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहीं पर उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जा सके। तो पहला उपयोगी लक्षण क्या है? तो सबसे पहला और मुख्य बात यह है कि सस्ती होनी चाहिए, नवीकरणीय अर्थात जिसका पुनर्निर्माण संभव, स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जा सके, यानी जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहीं उसको उत्पन्न की जा सके। ठीक है, दूसरा जो इसका उपयोगी लक्षण है, इससे CO2 व SO2 प्रदूषणकारी कम उत्पन्न। इससे कई बार क्या होता है कि जब जीवाश्म ईंधन को काम में लेते हैं, जैसे हम डीजल पेट्रोल को काम में लेते हैं, तो उसके दहन के बाद SO2 CO2 जैसे प्रदूषणकारी छोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल में डाल के चलाते हैं, ट्रैक्टर में डाल के चलाते हैं डीजल पेट्रोल को, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, जब उसका दहन होता है, इंजन जब चलता है उसका दहन होता है डीजल पेट्रोल का, उस परिस्थिति में सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड छोड़े जाते हैं प्रदूषणकारी के रूप में। ठीक है, धुआं के साथ। ठीक है, तो ये CO2 SO2 प्रदूषणकारी उत्पन्न न हो या उत्पन्न हो तो बहुत कम मात्रा में उत्पन्न हो, जिससे पर्यावरण को कोई खतरा न हो। तो दूसरा इसका जो उपयोगी लक्षण है वो क्या है कि प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। जो जैव ऊर्जा स्रोत काम में ले रहे हैं उससे प्रदूषण कम से कम, अर्थात CO2 SO2 जैसे प्रदूषणकारी कम उत्पन्न, क्योंकि SO2 जैसी गैसें क्या होती हैं कि जब वे पर्यावरण में मौजूद होती है, वायुमंडल में मौजूद होती है, उस समय वर्षा का जो जल होता है, ठीक है, उस वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं, वर्षा जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है जो बारिश की बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरने लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा। क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रदूषणकारी नहीं गैस, जिस ऊर्जा को हम उपयोग में ले रहे हैं, गैस को उपयोग में ले रहे हैं या जिस भी साधन को उपयोग में ले रहे हैं, उससे प्रदूषणकारी कारक प्रदूषक क्या है, उत्पन्न होगी। ठीक है, अगला जो उपयोगी लक्षण इसका तीसरा वो क्या है, इसके उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री शीघ्र उपलब्ध हो। जैसे हम पेट्रो पादप बायोडीजल की बात करें, उनको यदि उत्पन्न करना चाहें तो उनके लिए कच्ची सामग्री शीघ्रता से उपलब्ध है, यानी जैव ऊर्जा के लिए जो स्रोत हम अपना रहे हैं उसके लिए कच्ची सामग्री शीघ्रता से उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे हम यदि बात करते हैं कि बायोगैस संयंत्र,
स्थापित करें, बायोगैस संयंत्र स्थापित करें। इसमें क्या किया जाता है कि घर पर जो पशु होते हैं उनके गोबर और मूत्र को डाला जाता है। एक बायोगैस संयंत्र हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, उसका निर्माण किया जाता है, गोबर मूत्र को डाला जाता है, डालने के बाद जो गैस उत्पन्न होती है मीथेन, उसका उपयोग किया जाता है ऊर्जा के रूप में। तो उसके लिए कच्ची सामग्री यानी उस स्रोत के लिए कच्ची सामग्री, बायोगैस में कच्ची सामग्री क्या है, गोबर और मूत्र, तो वो कच्ची सामग्री है वो शीघ्रता से उपलब्ध है। अर्थात गैस उत्पादन के लिए जो हमने संयंत्र स्थापित किया है, जो यंत्र स्थापित किया उसी यंत्र में कच्ची सामग्री शीघ्रता से उपलब्ध हो ताकि ऊर्जा बन सके। ठीक है, इसके बाद इसका पुनर्निर्माण संभव हो। ऐसा ना हो कि एक बार हमने गोबर और मूत्र डाल दिया और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद दोबारा ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुनर्निर्माण संभव की हम डालते रहे बनते रहे, डालते रहे बनती रहे, जो सिलेंडर खाद के रूप में काम में लेते हैं उसको बाहर निकालते रहे और ऊपर से गोबर और मूत्र डालते हैं, तो पुनर्निर्माण संभव यानी वो क्रिया रूटीन में चलती रहे। ठीक है, बंद नहीं। तो ये क्या थे, नवीकरणीय जैव ऊर्जा के उपयोगी लक्षण। ठीक है, अब इसके बाद आता है जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा जैव ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैव वायु, बायोमास। इसके बाद हम बात करेंगे जलावकाश, फायरवुड। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है बायोगैस, जिसका भी हमारे विस्तार से अध्ययन करेंगे, कैसे निर्मित किया जाता है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कितनी कितनी मात्रा होती है, प्रदूषण होता है नहीं होता है, इसका हम विस्तार पर आगे अध्ययन करेंगे। बायोडीजल, बायोडीजल में हम बात करेंगे कि जो जैविक पौधे या पदार्थ होते हैं उनसे जो तेल प्राप्त होता है। ठीक है, वो दो प्रकार का होता है, वानस्पतिक वसीय तेल से और पेट्रोपाथों से। वानस्पतिक वसीय तेल का मतलब है बीजों से जो तेल प्राप्त होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं पाठ में तेल उत्पादक पात्रों में, तो वानस्पतिक वसीय तेल और दूसरा प्राप्त होता है पेट्रोपाथों से। पेट्रोपाथों की हम आगे पढ़ेंगे इसी पाठ में विस्तार से कि पौधों से ही डीजल का निर्माण किया जाएगा, पेट्रोल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है स्टार्च एवं लिग्नोसेल्यूलोज से इथेनॉल, और लास्ट जो पॉइंट है सहवाली हाइड्रोजन फैक्ट्री। यानी इन स्रोतों को अपनाकर हम जैव ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इन स्रोतों का हम आगे अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसे ये पाठ समाप्त होता है, इस पाठ को समाप्त होने के बाद हम जूलॉजी पाठ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक पाठ बीच में शेष रह रहा था, जो हमारे पिछले पाठ चल रहे थे उन्हीं से संबंधित पाठ है, इसलिए हमको इस पाठ को भी करना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही पाठ पूरा होता है हम तुरंत जूलॉजी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मानव के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन करेंगे। जो सिस्टम है शरीर के अंग तंत्र है उनका वर्णन करेंगे। तो इस पाठ को पूरा करने के बाद हम जूलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसके साथ ही जैव ऊर्जा के बारे में पढ़ा, जैव वायु के बारे में पढ़ा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोगी लक्षण, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम अपनाएं तो उसके क्या क्या उपयोगी लक्षण है उसको अपनाने के। ठीक है, किन किन चीज़ों को होना आवश्यक है। इसके साथ साथ जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे जैव ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इन स्रोतों में हमारे यहाँ पर मुख्य 6 स्रोत दे रखे हैं। जैव भार दे रखा है, जलावकाश दे रखा है, बायोगैस दे रखा है, बायोडीजल दे रखा है। ठीक है, स्टार्च एवं लिग्नोसेल्यूलोज से इथेनॉल दे रखा है और सहवाली हाइड्रोजन फैक्ट्री। इनका अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।